नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली द अनटोल्ड स्टोरी के 10th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो मैं आपका ध्यान कुछ 2017 की बातों पे दिलाना चाहूँगा। दोस्तों, 2016 का साल ख़त्म हो चुका था और हमें कहीं से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही थी और हम बिल्कुल क्लूलेस थे कि अब हमारे मामले में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हमारे प्रोजेक्ट में जो रुका हुआ कंस्ट्रक्शन है वो फिर से शुरू हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया, हम सारे ही मंचों पे काफ़ी सक्रिय थे। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में हमने अपना केस दायर कर दिया था और सारे जो माध्यम थे सरकार से संवाद करने की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूपी की गवर्नमेंट हो, हमारा संवाद लगातार जारी था। हम अपनी डेलीगेशन भी चीफ मिनिस्टर के पास ले गए थे, वहाँ पर हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने एक कमिटी बनाई थी खास इसी पर्पस के लिए और कहा था कि वो इस मामले से काफ़ी संवेदना रखते हैं और वो बायस की प्रॉब्लम उन्हें पता है और वाकई उनकी सरकार आम्रपाली बायस के लिए एक पैकेज लाना चाहती है। और वो किस तरह का पैकेज होगा, वो किस तरह की मदद होगी, उसका अंदाज़ा उन्होंने नहीं दिया और बस यही कहा था कि मैं इसके लिए एक कमेटी बना रहा हूँ जिसमें हमारी मंत्रिमंडल के 2 सदस्य रहेंगे, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओज़ और दूसरे ऑफिशियल्स रहेंगे और फिर हम आपस में बातें करके कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, वक्त बीता जा रहा था, किसी तरह की कोई मदद आ नहीं रही थी। हम मीडिया में भी काफ़ी सक्रिय थे, अपनी बातों को काफ़ी हम लाइमलाइट में रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि सरकार और अथॉरिटी लगातार प्रेशर में रहे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है सरकार कितने भी वायदे करे, जब तक उनके ऊपर आप एक पब्लिक प्रेशर जनरेट नहीं करेंगे तो वो कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि प्रोटेस्ट के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से, मीडिया में लगातार इस चीज़ की चर्चा करने के माध्यम से हम सरकार को एक मॉरल प्रेशर में रखें, जिसकी वजह से सरकार शायद हमारे लिए कुछ पैकेज लाए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो रही थी और समय भी गुजरता जा रहा था। इस बीच हमने कई इस तरह की खबरें सुनी जिससे हमारी परेशानियां और बढ़ गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो बिल्डर्स की प्रॉब्लम थी कि जैसा कि हमारे आम्रपाली में 45,000 से ज़्यादा बायर्स ने बुक किया था 2010 से 11 के साल में और तकरीबन 7 साल के बाद भी 95% पेमेंट करने के बाद भी उन्हें घर मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आम्रपाली में नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप्स में भी थे। केवल कुछ ही ग्रुप थे जैसे एटीएस या डीएलएफ जो अच्छा कर रहे थे और अपने जो प्रॉमिस्ड टाइमलाइन के अनुसार वो डिलीवरी कर रहे थे। नहीं तो तकरीबन सारे ही बिल्डर के प्रोजेक्ट या तो बंद पड़ गए थे या रुके हुए थे या कोई ना कोई वहाँ पे काफ़ी आर्थिक समस्या थी। तो अक्सर हम ये सुनते थे कि फ़लाना बिल्डर देश छोड़ के भाग गया या फ़लाना बिल्डर को देश छोड़ते समय एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया या फ़लाने बिल्डर का कोई पता नहीं है। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी परेशानी के खबरें थी और हम समझ नहीं पा रहे थे कि यदि आम्रपाली के भी सीएमडी अनिल शर्मा ने कुछ ऐसा किया तो उसके बाद हमारे पास क्या रास्ता रहेगा।
क्योंकि आम्रपाली की समस्या का समाधान होने के लिए और आम्रपाली ने हमारे पैसों का क्या किया, कैसे गबन किया, उसके लिए उसका यहाँ पे इंडिया में रहना बहुत ज़रूरी था। तो इस संदर्भ में हमने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स को भी अपनी बातें बताई और अपनी आशंका प्रकट की। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि ऐसा ना हो पाए इसके लिए ना तो उनके पास साधन थे, ना कोई रास्ता था। बस एक प्रॉमिस सा उन्होंने दे दिया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी हम गए और उन्होंने इसका पासपोर्ट अपने कब्जे में करने की बात की थी, मगर हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास नहीं था और हम कोई और रास्ता अख्तियार करने की सोच रहे थे। दोस्तों, आपको पता है पुलिस के अंदर एक EOW विंग होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। तो हम बायस ने ये फ़ैसला किया कि हम कंज्यूमर कोर्ट में केस तो वो लड़ ही रहे हैं और सारी मंच पे हम अपनी मामले को पेश कर ही रहे हैं, तो ये अच्छा होगा कि हम इनके खिलाफ EOW में एक केस दर्ज करते हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने अनिल शर्मा और दूसरे ऑफिस उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस करने की कोशिश की थी दोस्तों। और इस सिलसिले में हम ग्रेटर नोएडा में बिसरख पुलिस स्टेशन भी गए थे। मुझे याद है वो 2015 की बात थी और उस दिन हमने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑर्गेनाइज़ करके और सबों को हमने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप यहाँ बिसरख पुलिस स्टेशन पे जमा होइए, वहाँ हम प्रदर्शन करेंगे और उन्हें अनिल शर्मा और दूसरे डायरेक्टर्स के ख़िलाफ़ केस फाइल करने के लिए हम वहाँ दरख्वास्त करेंगे। दोस्तों, ये शायद 2015 अगस्त या सितंबर की बात है। तो जब हम वहाँ गए और तकरीबन 100 के करीब लोग आए हुए थे और काफ़ी मेरे ख्याल से विला का मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन था उस दिन। और हमने वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर या दूसरे जो ऑफिशियल्स उनके बैठते जहाँ पर FIR लॉस करते हैं, वहाँ पर अपनी FIR लॉस करने की कोशिश भी की, मगर ये साफ था कि वहाँ बिसरख पुलिस स्टेशन के जो पुलिस जो कर्मी थे वो अनिल शर्मा के ख़िलाफ़ कोई भी केस दर्ज करने के लिए राज़ी नहीं थे। बस बातों में उन्होंने बताया कि एक केस ऑलरेडी दर्ज हुआ है, तो क्या दूसरा केस दर्ज करने की ज़रूरत है। हमने कहा कि देखिए, आम्रपाली ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई है, इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसके हिसाब से इन्होंने कंपनियां बनाई है। जैसे हमारे ड्रीम वैली का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए उन्होंने आम्रपाली ड्रीम वैली प्राइवेट लिमिटेड बनाया है। लेज़र वैली का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आम्रपाली लेज़र वैली प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने बनाया है। ऐसे ही तकरीबन उन्होंने 50 कंपनियां बनाई है। तो यदि किसी ने केस दायर किया है आम्रपाली के खिलाफ तो उस कंपनी के नाम से किया होगा, तो वो केस हमारे केस में लागू तो नहीं हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली हम जिस प्रोजेक्ट में हैं हमें उसी प्रोजेक्ट से संबंधित कंपनी या उसके CMD के खिलाफ केस दायर करना चाहिए। मगर पुलिस वाले समझने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज़ के लिए अपनी बात करेंगे अपने सीनियर ऑफिसर से, तभी ये पॉसिबल है। दोस्तों, वहाँ हम लोग 3-4 घंटे रहे और प्रदर्शन किया और उनके जो SHO होते हैं उनसे भी मिले। उस समय वो थे नहीं, शायद अपने घर पे थे, संडे का दिन था। हमने वहाँ जो इंचार्ज थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें उनसे मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी वो कहीं बाहर गए हुए हैं, शायद कोई चीफ मिनिस्टर का कोई दौरा हो रहा था वहीं आसपास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आएंगे थोड़ी देर में। और दोस्तों,
बाकायदा आए और हम उनसे मिले और अपनी बात उन्होंने कही, मगर उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की और अंततः वहाँ बिसरख पुलिस स्टेशन में हम बिना वो केस दायर किए हुए हमें वापस आना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो रवैया रहता है पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का। कहने के लिए तो बहुत सारी ये चीज़ें कहते हैं कि आपकी कोई भी शिकायत है तो आपको एफआईआर लॉन्च करने में 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं होता है। आज की तारीख में तो शायद ऑनलाइन एफआईआर लॉन्च करने की भी प्रोविज़न है। मगर दोस्तों, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं और जो एक ऑफिशियल क्लेम होता है, उसमें और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपको रियलिटी की बात बता रहा हूँ कि आप भले ही किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो जाएं, आप भले ही बहुत बड़ी ठग के हाथों आप अपना सारा पैसा गंवा दें, आप भले ही किसी बहुत बड़े सिंडिकेट का या इस तरह के कोई जो बिल्डर्स होते हैं उनके चंगुल में फंस जाए, लेकिन जब आप अपनी फरियाद लेके ये पुलिस स्टेशन या दूसरे जो इस तरह की सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल काम है। कम से कम हिंदुस्तान में जैसे कि हमारी व्यवस्था है, ये कहें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और आपको लगातार इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और इसमें आपकी जो जुझारूपन है, आपके जो वहाँ खड़े होने की जो आपकी शक्ति है, काफ़ी लंबे समय तक अपनी लड़ाई लड़ने की क्षमता है, यदि आपके पास है तो तभी आप हमारे ये जो भारत की ये संस्थाएं हैं, जंग खाई हुई सड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनसे आप किसी भी तरह से न्याय पाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस दिन हम बिसरख पुलिस स्टेशन से खाली हाथ वापस लौट गए और उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी और उनका जो ग्रेटर नोएडा में जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसएसपी लव कुमार शायद उनका नाम है, वहाँ पर भी हमने अपनी बात उठाने की कोशिश की और उनसे 2 बार हम मिले और उनसे हमने शिकायत भी की और कहा भी कि ये हम ऐसे आम्रपाली ग्रुप के हाथों शिकार हो चुके हैं और हमने अपने ज़िंदगी की सारी कमाई उसे सौंप दी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और हमने सुना है कि उसने सारे हमारे फंड्स की ऐसी की तैसी की है और सारे अपने अकाउंट्स में उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और हमारे पैसे से जो घर बनाने के लिए हमने दिया था उसने लग्जरी कार्स और दूसरे एसेट्स एक्वायर किए हैं। उन्होंने भी हमारी समस्या को गौर से सुना और बोला कि ठीक है, आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा दीजिए, उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर भी 2-3 बार मिलने के बाद कुछ हुआ नहीं। ये बात कुछ साफ लग रही थी कि ये पुलिस वालों की भी कहीं न कहीं अनिल शर्मा और आम्रपाली ग्रुप के साथ साठगांठ थी। दोस्तों, ये सिस्टम ऐसा होता है कि यदि आप किसी बिल्डर या किसी ऐसे आदमी के ऊपर यदि कोई सरकारी कार्रवाई के लिए कोई केस फाइल करने के लिए अप्रोच करते हैं, तो उस समय ये जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, वो चाहे पुलिस के हों या चाहे किसी और भी डिपार्टमेंट से संबंध रखते हों, ये उसको एक मौके के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि वो जनता के सेवक हैं और उनका काम जो है वो जनता की सेवा करने के लिए है, मगर जनता की सेवा करने के बजाय ये उन अपराधियों की सेवा करते हैं और इसको अपॉर्चुनिटी बना के उनसे संपर्क करते हैं और ये कहते हैं कि देखो, तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत है, इतने सारे लोगों का तुमने पैसा गबन किया है, सो अब तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा समय है, सो तुम यहाँ पर आ जाओ। और ऐसे कह के उसको प्रेशराइज़ करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं,
मकसद जो शिकायत करता है उनको न्याय पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी जेब गरम करना होता है। और इस तरह से बिल्डर को या दूसरे किसी व्यक्ति को जिसने लोगों का पैसा गबन किया है, उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि उससे छूटने के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम देता है। तो इसी वजह से ये इस तरह के केसेस में आप देखेंगे कि पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, और आपके अनगिनत विजिट्स के बाद भी नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। क्योंकि दोस्तों, हमारी जो सरकारी जो सिस्टम है उसमें यदि आप एफआईआर लॉन्च कर दें तो उसके बाद उन्हें कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि एफआईआर लॉन्च बाकायदा पेपर पे होता है, उसका रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद हमारी जैसे सिस्टम है उसके हिसाब से यदि एफआईआर लॉन्च किया तो आपको उसमें क्या फॉलो अप एक्शन आपने की वो दिखाना पड़ता है। इसलिए इसका काट इन्होंने निकाला है कि वो एफआईआर लॉन्च ही नहीं करेंगे, वो एक बस आपकी कंप्लेंट लॉन्च कर लेंगे। और कंप्लेंट लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, क्योंकि मामले गंभीर होते हैं और इसमें काफ़ी जो एक जांच होनी चाहिए उसके लिए एफआईआर लॉन्च करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर दोस्तों, हमारे इतने प्रयास के बाद भी ना तो हम अनिल शर्मा के खिलाफ बिसरख पुलिस स्टेशन में केस लॉन्च कर सके, ना ही उनके एसएसपी ने भी हमारी कोई मदद की। हालांकि इस बात का काफ़ी प्रचार किया जाता था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि सरकार काफ़ी इस मामले को लेके संवेदनशील है और बायस को इन लोगों से संपर्क करना चाहिए। तो इस तरह की बात फैलाई जाती थी और इसी की वजह से जहाँ जहाँ भी हमें ऐसा लगता था कि हमें कुछ मदद मिल सकती है, हम जाते थे। और इसी क्रम में हम इन जगहों पे गए, चाहे वो बिसरख पुलिस स्टेशन हो या चाहे ग्रेटर नोएडा में एसएसपी का ऑफिस हो। लेकिन दोस्तों, हमें मदद नहीं मिली और अंत में हमने ये फ़ैसला किया कि हमें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में अपना केस दर्ज करना चाहिए। और इसके लिए हमने व्हाट्सएप पे लोगों को संगठित करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि ईओडब्ल्यू में हमारा केस दर्ज होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, ईओडब्ल्यू का जो विंग है ये स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंस के लिए बनाया गया है। और हमारा जो केस था जिसमें आम्रपाली ग्रुप ने हमारे करोड़ों रुपयों की गबन की थी, वो इकोनॉमिक ऑफेंस केस में भी आता था। तो ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को अप्रोच करना एक सही कदम था। तो इस तरह की बातें हमने दूसरे अपने साथियों को बताई और उनसे कहा कि देखिए, हमें ये केस दिल्ली में ही दायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने एग्रीमेंट बनाया है उसमें इन्होंने अपना एड्रेस 307 निपुण टावर्स, करकरडुमा कॉम्प्लेक्स, दिल्ली 92 का दिया है। तो उस हिसाब से चूँकि इन्होंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली के अंदर शो किया है, तो ये अच्छा रहेगा कि हम इनके खिलाफ जो केस है वो दिल्ली ईओडब्ल्यू में ही रजिस्टर करें। और दोस्तों, 10 फरवरी 2017 का दिन था जब हमने वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया। और वहाँ पर इनका दफ्तर दिल्ली में मंदिर मार्ग पे है दोस्तों, और सेंट थॉमस स्कूल है लड़कियों का कॉन्वेंट, ठीक उसकी अगली बिल्डिंग है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की, काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है। और वहाँ तकरीबन 2:30 बजे हम करीब 20 लोग जमा हुए और वहाँ हमने केस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की। आपको पता है ईओडब्ल्यू भी पुलिस के दूसरे महकमे की तरह है और चीज़ें आसान नहीं होती हैं, मगर इस बार मैं काफ़ी केयरफुल था। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में एक सब इंस्पेक्टर थे, रमेश कुमार सिंह, जो रिश्ते में हमारे साले साहब थे। मैं उनको पिंटू पिंटू कहता था। तो पिंटू वहाँ कार्यरत थे और पिंटू से मैंने पहले बात की थी। और पिंटू की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि पिंटू खुद आम्रपाली के प्रोजेक्ट में फंसे हुए थे। दोस्तों, आम्रपाली का एक प्रोजेक्ट लेज़र पार्क है।
तो लेज़र पार्क में इन्होंने फ्लैट की बुकिंग की थी 2011 में। और ये काफ़ी तेज़ तर्रार व्यक्ति हैं, बहुत ही, आप जिसको कहें, बहुत प्रैक्टिकल और स्मार्ट व्यक्ति हैं। और इन्होंने सिर्फ अपनी ही बुकिंग नहीं की थी, बल्कि इन्होंने उस प्रोजेक्ट में अपने तमाम साथियों की और रिश्तेदारों की भी बुकिंग कराई थी। और उन्होंने कहा था कि जिया जी, मैंने इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 30 लोगों की बुकिंग कराई है। तो उनसे हमारी बातें होती रहती थी, घर पे आए जाया करते थे। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में हो और आप खुद इसमें फंसे हुए हो और आपकी वजह से बहुत सारे लोग भी फंसे हुए हैं। हो सकता है आप पुलिस में हो तो आपको कुछ कहते नहीं हो, मगर ये सोचते तो ज़रूर ही होंगे। तो उन्होंने कहा, हाँ जिया जी, ये बात बिल्कुल सही है, मगर हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, मुझे कम से कम ईओडब्ल्यू में उनके खिलाफ़ केस दायर करने में हमारी मदद कीजिए। और दोस्तों, ये पिंटू की वजह से ये संभव हो सका कि उस दिन हमने बहुत आराम से ईओडब्ल्यू मंदिर मार्ग में आम्रपाली के खिलाफ वो केस दर्ज कर दिया दोस्तों। मुझे याद है 17 लोगों के सिग्नेचर्स थे। और उस दिन इतने ही लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। हालांकि जो वहाँ ऑफिसर थे उमेश शर्मा जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बाद में आपके प्रोजेक्ट में दूसरे भी लोग इसमें टैग हो सकते हैं और आके अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे सकते हैं, जैसे कि जो हमारी एग्रीमेंट की कॉपी थी, या जो हमारे पेमेंट रिसिप्ट से, या जो हमारी कम्युनिकेशन थी, वो सब कुछ वहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट के साथ देना पड़ता था। तो ये दोस्तों, ईओडब्ल्यू में हमने अपना केस दर्ज कर दिया और इंतज़ार करने लगे कि शायद ईओडब्ल्यू जैसे अपनी तेज़ी के लिए जानी जाती है और अपनी थोड़ा अलग कार्यशैली के लिए जानी जाती है, वहाँ पे शायद हमें कुछ मदद मिले। और हम इंतज़ार करते रहें और समय बीतता गया। आपको दोस्तों बहुत ये जान के आश्चर्य होगा कि उसके बाद ईओडब्ल्यू से मुझे कुछ फ़ोन आते तो थे और पूछताछ होती थी, और लेकिन इस मामले में कुछ होता नहीं था। और समय ऐसे ही गुजरता गया और ईओडब्ल्यू भी सरकार के दूसरे संस्थाओं की तरह निकम्मी साबित हुई। और हमारे लिए और कोई रास्ता बचा नहीं था। और उसी समय हम सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाने की हम कवायद करने लगे। शायद वो हमारे लिए आखिरी रास्ता था, क्योंकि हम हर चीज़ आजमा चुके थे, हर मंच पे जा चुके थे, हर जगह अपनी बातें उठा चुके थे, और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के सिवाय रास्ता नहीं था। ईओडब्ल्यू की बात करूं दोस्तों, तो 2017 का साल निकल गया, आधा 2018 का भी साल निकल गया था दोस्तों, और हमें उन्होंने एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी थी। और ये तकरीबन शायद जुलाई या अगस्त 2018 का महीना था। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तब शायद मुझे ईओडब्ल्यू से उमेश शर्मा या शायद उनके किसी असिस्टेंट का शायद फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने केस दर्ज किया था। हमने कहा हाँ बिल्कुल किया था, मगर उसको तो 1.5 साल हो गए और आपने उसमें कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने एफआईआर दर्ज कर दिया है। तो दोस्तों, आप देखिए ईओडब्ल्यू कितनी इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इन्होंने तकरीबन 1.5 साल के बाद फाइनली एफआईआर लॉस कर दिया था। हालांकि इस बीच हमने इसकी चर्चा कमिश्नर दिल्ली पुलिस को भी ट्विटर के माध्यम से दी थी, और उन्हें ईमेल भी किया था और इसको जानकारी दी थी कि हमने आपके इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में 10 फरवरी 2017 को अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है, मगर उसके बावजूद भी अभी तक ना तो एफआईआर लॉन्च हुआ है, ना तो कोई कार्रवाई हुई है। हालांकि मुझे उस मेल का कोई जवाब तो नहीं मिला, मगर मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ वो बात रही होगी कि फाइनली वो केस रजिस्टर करने के लिए तैयार हुए। और उसके बाद दोस्तों, ईओडब्ल्यू में केस फाइल करने की बाढ़ सी आ गई। ऐसा लगता था कि जैसे वो 1.5 साल से सो रहे थे, और केवल हमारे प्रोजेक्ट के ही नहीं बल्कि दूसरे प्रोजेक्ट के भी लोग वहाँ पर गए और उन्होंने
अनिल शर्मा और आम्रपाली ग्रुप के ख़िलाफ़ वहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज कराई और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, लेकिन इतने केसेस वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद भी ईओडब्ल्यू कोई बहुत बड़ा कदम ऐसा नहीं ले पा रही थी जिससे ऐसा लगे कि हाँ हमारी वाकई कोई मदद हो रही है। और इन सब चीज़ों में समय बीतता जा रहा था और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवाय शायद कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की अपनी योजना बनाने लगे और इस संदर्भ में हम कई वकीलों से मिले। हालांकि वहाँ पे जब हम इन मीटिंग्स में जाते थे तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हाई राइज वालों की होती थी और क्योंकि हमारे ज़िला से लोग कम थे, मगर ठीक है, ये शुरू से ही ऐसा रहा कि जितने भी प्रोटेस्ट होते थे या जितनी मीटिंग्स होती थी वहाँ हमारे ज़िला की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी। शायद ज़िला के नंबर्स भी बहुत कम थे और ये भी वजह थी और बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन भी था नहीं। वो सिर्फ अपनी बात व्हाट्सएप या फेसबुक पे करना चाहते थे। जब वहाँ पर वाकई ज़मीनी लड़ाई लड़ने की बात थी तो चंद लोग थे जो वहाँ पर आते थे और इन चंद लोगों की वजह से ही ये एजिटेशन आगे बढ़ रहा था और हम लड़ाई अपनी मजबूती से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी लड़ाई आगे कैसे बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने फाइनली अपना पिटीशन कैसे फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बायस के सपनों का घर दिलाने में मदद की? क्या उन्होंने कोई ऐसा रास्ता निकाला जिससे जो बायस पिछले 8 साल से इस अधूरे प्रोजेक्ट में फंसे हुए थे उनकी ज़िंदगी में कोई आशा की किरण दिखी? तो दोस्तों, उसके लिए आपको मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इंतज़ार कीजिए, अपने घर में आराम से रहिए। अभी लॉकडाउन का समय है तो आप घर के अंदर ही रहिए और वर्क फ्रॉम होम का फ़ायदा उठाइए। बाहर नहीं निकलिए क्योंकि बाहर एक बहुत ख़तरनाक महामारी आपका इंतज़ार कर रही है। तो अब तो दोस्तों रास्ता भी निकल गया है और हमारे प्रोजेक्ट में काम भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आखिरकार हमारी जो मेहनत है वो सफल होने जा रही है, मगर उस मेहनत को सफल करने के लिए आपका भी सुरक्षित रहना ज़रूरी है। तो आप सुरक्षित रहिए, आप सकुशल रहिए और बहुत जल्दी अपने घर में जाने का इंतज़ार कीजिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।